हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय रविंद्र सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नवीन सर द्वारा रचित ये बुक, यानी कि जिसका नाम है जीएस सुधा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि ये किस किस एग्ज़ाम के लिए है, तो दोस्तों एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, DSSB, ICAR, CRPF, HC, DRDO, BRO, RRB यानी कि रेलवे से संबंधित, ALP चाहे हो, ग्रुप डी, NTPC, RPF एवं स्टेट परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, ये पुस्तक में अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके है, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतने दिए गए हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों। इसका हम एक एक जितने भी यहाँ पर ये टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को पूरा बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, इतिहास वाले पोर्शन को, यानी कि हिस्ट्री वाले पोर्शन को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है इसके अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले इनको नमन करना चाहूँगा जिन्होंने एक शेर, बब्बर शेर को जन्म दिया, और जो कि हमारे बीच में हम लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री में इतना हमारा टॉपिक दिया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक हैं हमारे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। इतनी टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भूगोल में भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला है हमारा भूगोल वाला पोर्शन। ये भूगोल भी दिया गया है, विश्व का भूगोल भी दिया गया है, विश्व का भूगोल वाला टॉपिक है। अगर इधर की बात करते हैं हम, तो इधर दिया गया है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इधर दिया गया है हमारा दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद में विज्ञान भी दिया गया है, और विज्ञान में भी तीनों विज्ञान दिए गए हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और दोस्तों जीव विज्ञान भी दिया गया है। एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर है ये जीव विज्ञान, फिर यहाँ पर है हमारा पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण के बारे में पूरे दिया गया है यहाँ से, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों। उसके बाद में इधर दिया गया है हमारा स्टैटिक जीके, और इधर दिया गया है कंप्यूटर वाला पोर्शन। तो इन सभी को एक एक मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक टॉपिक को बढ़िया से नोट कराता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इतिहास को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं हम, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक इतिहास। यानी कि हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर हम भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे कि जो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपको बताना है हेरोडोटस। इतिहास अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों की एक अनुक्रमिक कथा है। इतिहास की आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अतीत सभ्युग मानव के द्वारा किए गए प्रयास तथा घटनाओं का एक अनुक्रमिक प्रसार है। वह घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी या चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, इतिहास का एक अंग बन जाती है। इतिहास ऐसी बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो। इतिहास विगत घटनाओं के बारे में चिंतन करता है। इतिहास हमारी तथा हमारे समाज की दिशा एवं दशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। अब दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत। कौन कौन से हमारे स्रोत हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम होगा कि जो यहाँ पर हमारा स्रोत हो जाते हैं, वो 2 प्रकार से हो जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत में जितने भी आएंगे, चाहे मैं बात करूं अभिलेख की, चाहे मैं बात करूं स्मारक एवं भवन की, चाहे सिक्के, मुहर, मूर्तियां, चित्रकला, भारतीय साहित्य की बात करें, विदेशी साहित्य की बात करें, धार्मिक साहित्य की बात करें, लौकिक साहित्य, संगम साहित्य, जितने भी होंगे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इनके अंतर्गत जितने भी ग्रंथ आते हैं उनको पढ़ेंगे। चाहे वेद हुआ, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, वेद, खड़दर्शन, महाकाव्य, पुराण, जितने भी हैं। विदेशी साहित्य की बात करें तो यूनान एवं रोम के लेखक की बात करें, चीन के लेखक, अरब के लेखक, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जैसे दिया गया है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन स्रोतों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत विविध एवं विभिन्न प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोद कर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा पत्थर को काटकर खोदकर निर्मित किए गए गंडासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों तथा राजकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित तक समस्त प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दोस्तों हम इन स्रोतों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सेकंड होता है हमारा साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्स। यहां पर हमारा जो दिया गया है सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कितने चीजें आएंगे हम उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। अभिलेख किसे कहते हैं दोस्तों? जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं। अगर पत्थरों पर कोई चीज लिख करके बताया जा रहा है तो उसको हम अभिलेख कहेंगे। इन अभिलेखों पर वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी सहायता मिलती है। सर्वप्रथम वर्ष 1837 यानी कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। पूछा जाता है आपसे कि जो सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में लिखे थे अभिलेख, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपको बताना है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा था दोस्तों? तो 1837 में पढ़ा था। कुछ यहाँ पर प्रमुख अभिलेख दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अभिलेख दिया गया है संबंधित शासक, यानी कि किस शासक से ये संबंधित है, और विषय वस्तु दिया गया है कि यानी कि इससे क्या क्या चीजें हैं, किसके बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसके अंतर्गत क्या चीजें थी, उस समय के अभिलेख में क्या चीजें लिखा था। पहला हमारा यहाँ पर दिया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ के जो शासक थे खारवेल। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? राजा खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यानी कि जो राजा खारवेल थे उनके शासनकाल की जितनी भी घटनाएं थीं उनका जो क्रमबद्ध विवरण दिया गया है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद में है हमारा सेकंड जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी कह सकते हैं। यानी कि गुजरात में ये दोनों अभिलेख हैं। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि विषय वस्तु की बात करते हैं तो रुद्र दामन तथा गिरनार की सुदर्शन झील का विवरण मिलता है। अब यहाँ पर है नासिक अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके जो रचनाकार गौतमी बालश्री तथा विशिष्टि पुत्र पुलवामी, ये किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। दोस्तों यहाँ पर वशिष्ठ पुत्र भी रहता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर विशिष्ट पुत्र, तो इसको देख लेना आप। प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का विवरण मिलता है। ये होल अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया है इसको। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की, तो मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। क्या बताया गया है इसमें? इसकी विषय वस्तु क्या है दोस्तों? मालवा नरेश यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का विवरण मिलता है। उसके बाद में है अयोध्या अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये किससे संबंधित है? धनदेव से संबंधित है।
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का विवरण मिलता है। पूछा जाएगा आपसे, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो यज्ञ किए गए थे उसका विवरण किस अभिलेख में मिलता है, तो आपको बताना है अयोध्या अभिलेख में, जो कि संबंधित किससे है, उत्तर प्रदेश से। मेहरौली अभिलेख जो कि दिल्ली में पड़ता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक उपलब्धियों का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट थे, इसमें देख लेना, जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे, जो कि है स्मारक एवं भवन। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मारक एवं भवनों से जनता की धर्मनिष्ठा एवं आध्यात्मिकता का घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल में भारत में अनेक महलों एवं मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में स्थित है। इन महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भारत के विभिन्न स्थानों से मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में है, भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में है, एवं अजंता की गुफाओं के चित्र इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अजंता की गुफाएं दिया गया है, किस प्रकार से चित्रांकन किया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली एवं मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में निर्मित हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्न कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं किस शैली में निर्मित हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली, तो आपको बताना है दोस्तों नागर शैली। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली से निर्मित है, तो आपको बताना है द्रविड़ शैली। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मध्य भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो आपको बताना है बेसर शैली। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में, एवं दक्षिण भारत में तंजौर, जिसको हम तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जिसे हम कहते हैं, द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर भारत में जो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर है वो नागर शैली में है, और राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर की शैली में है, द्रविड़ शैली में दिया गया है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं सिक्के के बारे में। दोस्तों सिक्के में दिया गया है, पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना एवं शीशा धातु से निर्मित थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी दोस्तों ये पूछा जाएगा आपसे कि प्राचीनतम सिक्कों को किस सिक्के के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है आहत सिक्के। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के दौरान के हैं। इन सिक्कों पर हाथी, सांड, मछली, पेड़ एवं अर्धचंद्र इत्यादि के चिन्ह प्रतीक निर्मित होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में निर्मित हुए, जो मुख्य रूप से तांबे, चांदी, सोने एवं शीशे के हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि जो सिक्के सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो किस काल में निर्मित हुए, तो आपको बताना है मौर्योत्तर काल में। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे तथा गुप्त वंश के शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन के शासकों द्वारा किया गया था। अब उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे मुहरे के बारे में। मुहरे प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में अवशेष से प्राप्त मुहरों से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। इन मुहरों के माध्यम से ही तत्कालीन आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मुहरों पर निर्मित धार्मिक चिन्हों प्रतीकों से उस समय की धार्मिक स्थितियों का ज्ञान होता है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे मूर्तियां एवं चित्रकला। प्राचीन भारत के इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कार्य संभवतः कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है। आगे देखेंगे, गांधार कला की मूर्तियां वैदेशिक तथा मथुरा कला की मूर्तियां पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ सकता है आपसे कि गांधार कला की मूर्तियां किससे संबंधित है, स्वदेशी है या वैदेशिक है, तो आपको बताना है वैदेशिक। मथुरा कला की मूर्तियां स्वदेशी है, यानी कि अपने ही देश की है। गांधार मूर्तिकला शैली में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं। मथुरा कला भरहुत एवं सांची की कलाओं के साथ निकटतम रूप से संबंधित हैं। अमरावती, बोधगया, भरहुत एवं सांची की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झलक दिखाई देने को मिलती है। अजंता में स्थित बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रायः चित्रित चित्रकारी है।
अजंता के चित्रों में मनोभावों की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अजंता बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक माता है और उनके साथ में एक शिशु भी है। चित्रकला में माता एवं उसके शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्तकालीन कलात्मक उन्नति का पूर्ण रूप से आभास होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत। ये जितने भी स्रोत हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि एक करके कितने बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख स्रोत की। तो सबसे पहले जो प्रमुख स्रोत हैं हमारे, दो भागों में बांटा गया है इसको, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब इस पुरातात्विक स्रोत को भी हम इतने भागों में बांट देते हैं, यानी कि अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मुहरें, मूर्तियां एवं चित्रकला। अगर हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत को भी हम दो भागों में बांटते हैं, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य के अंतर्गत कितनी चीजें आएंगी? इसके अंतर्गत आएंगे धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संगम साहित्य। और विदेशी साहित्य के अंतर्गत आएंगे यूनान एवं रोम के लेखक, चीन के लेखक, अरब के लेखक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो कि धार्मिक साहित्य है, उसके अंतर्गत कितने कैटेगरी आएंगे, यानी कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं इनमें कितने कौन कौन से आएंगे? वेद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, खड़ दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ आएंगे। यहाँ पर वेद के अंतर्गत दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ऐत्रेय, कौशितक, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविश, खड्विंश, गोपथ। आरण्यक के अंतर्गत आएंगे ऐत्रेय, कौशितक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी आदि। उपनिषद के अंतर्गत आएंगे ईश, कठ, श्वेताश्वतर आदि। वेदांग के अंतर्गत आएंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद यानी कि जो वेद हैं हमारे, ये चारों वेद हैं, उनका उपवेद भी है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। खड़ दर्शन के अंतर्गत भी आएंगे हमारे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य के अंतर्गत आएंगे दोस्तों महाभारत, रामायण आदि। पुराण के अंतर्गत मत्स्य पुराण, कुछ इंपॉर्टेंट पुराण हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। ये तो हमने देखा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। अब हम ये देखते हैं कि जो भारतीय साहित्य में लौकिक साहित्य है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में हमने ये ब्राह्मण साहित्य को देखा। उसके बाद में है हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या है? सुत्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध चरित, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान। फिर जैन साहित्य में पढ़ेंगे कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन। इसी के अंतर्गत भारतीय साहित्य के अंतर्गत लौकिक साहित्य को हम पढ़ेंगे, यानी कि पाणिनि का अष्टाध्यायी, चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूत, बाणभट्ट का हर्षचरित, कादम्बरी। दोस्तों उसके बाद में भारतीय साहित्य के अंतर्गत हम संगम साहित्य में पढ़ेंगे तिरुकुरल, मणिमेखलय, शिल्पाधिकारम, जीवक, चिंतामणि। इसके बाद में हम विदेशी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे जो कि 3 कैटेगराइज में हम बांटे हैं, यूनान एवं रोम के लेखक, चीन के लेखक, अरब के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक कौन कौन हैं? हेरोडोटस, टॉलमी, नियार्कस, मेगस्थनीज, अरिस्टोबुलस। चीन के लेखक के अंतर्गत आएंगे फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। अरब के लेखक के अंतर्गत आएंगे अल मसूदी, अल सुलेमान, इब्न बतूता। इतने आएंगे दोस्तों। तो आज हमने इतना देखा दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हिंद वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।